बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। आइन में जो चीज़ें इस वक्त सामने आ रही है पिछले 16 माह में और 3 साल 7 महीने का कारकर्दगी के बाद 16 माह वो गवर्नमेंट रही जो तमाम पार्टीज जिसमें शामिल थी। अब नुमाइंदगी जब तमाम पार्टीज की हो, पाकिस्तान के स्टेक होल्डर की, और एक पार्टी को आपने साइड में कि चाहे उसके कोई भी वजूहत निकल सकती है, लेकिन इन द एंड एक साफे की हैसियत से जो चीज़ें हमारे सामने आई वो बड़ी क्रिटिकल है। क्रिटिकल यूं कि आइन की बहुत सारी शिकें ऐसी हैं जो वाज़े तौर पे चीज़ों को सामने नहीं ला रही। कभी सदर पाकिस्तान से ये उम्मीद की जाना कि आइन में लिखा हुआ है कि अगर सदर पाकिस्तान असेंबली डिसॉल्व करें तो वो फिर तारीख का ऐलान करते हैं। कभी ये बात करना कि अगर यहाँ पे मर्दमशुमारी का फैसला हो चुका है तो उसके बाद आप जो है 90 दिन में इलेक्शंस करते हैं हल्का बंदियां होने के बाद, और फिर ये भी सामने आना कि जनाब जब तक आप हल्का बंदियां नहीं हो जाती अब तो आपके पास असेंबली नहीं है, तो आगे फिर किस तरह से चीज़ों को आप लेके चलेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे पीडीएम की गवर्नमेंट पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता था कि उन्होंने 16 माह में आइन को जितना तोड़ मोड़ के पेश किया वो अपनी जगह मौजूद है। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट गई, चेयरमैन पीटीआई ने जो किया वो अपनी जगह है, लेकिन तारीख से हमने सबक बिल्कुल नहीं सीखा। अभी जो रीसेंट अपडेट आई है उसने लोगों को हिला के रख दिया है। इमरान खान साहब की हवाले से चेयरमैन पीटीआई की अपील हुई है, समाअत हुई है, और उस पर जो है चीफ जस्टिस साहब के कमेंट आए हैं, और कमेंट दूसरी पार्टी के लिए बड़े खतरनाक थे। इसमें मरियम साहिबा का भी बयान आ जाता है, नवाज शरीफ साहब का भी बयान आ जाता है कि आगे क्यों इस तरह से किया जा रहा है। लेकिन जब पहले उनको किसी केस में उलझाया गया तो उस वक्त क्यों उसके कानूनी शकम को नहीं देखा गया? क्या उस वक्त हम लोगों से किसी से भी बदला लेने के लिए इस हद तक जाते हैं कि हम कानून की सही तौर पे तशरीह नहीं कर सकते? या चले जनाब आपने पहले ही चीज़ों को देख लिया था, तो क्या आज वो सवाल उठता है कि ये तमाम चीज़ें शुरू हुई कि क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था? ये आर्टिकल 63 से शुरू हुआ और आज तक हम उसको भुगत रहे हैं। एक और चीज़ जो सामने आती है कि अगर चेयरमैन पीटीआई को एक मुकदमे से खारिज कर भी दिया जाता है तो और पीछे और बहुत सारे मुकदमात हैं जो उनके मुंतज़िर हैं। वो कौन कौन से मुकदमात हैं वो आप भी जानते हैं जनाब। तकरीबन इस वक्त 100 के करीब तो मुकदमात हैं या उससे ज़्यादा हो चुके होंगे जो चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ हैं, लेकिन कुछ मुकदमात ऐसे हैं जो बड़ी स्ट्रॉन्ग है उनके खिलाफ, और उसमें जो दूसरा मुकदमा उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग है वो तोशाखाना केस का भी है। आगे जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं वो चलती रहेंगी। सीक्रेट एक्ट के हवाले से भी जो अभी गिरफ्तारियों का सिलसिला हुआ उसमें भी अभी और केसेस होना शामिल हैं और गिरफ्तारियां होना शामिल हैं, और जो इस वक्त आरिफ अलवी साहब का बयान आया है वो भी एक तरह से उसी चीज़ की कड़ी है कि कौन कौन उस मामले में पकड़ा जाएगा या उसके अहाते में आएगा कि जो साइफर वाली मीटिंग में शामिल था। इन तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। मेरे साथ सीनियर तजियाकार फहमीदा यूसुफी साहिबा मौजूद है। मैडम, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं, और हमें साथ ही ज्वाइन करेंगे असद महमूद साहब, आप तजियाकार हैं। मैडम, आपकी तरफ आते हैं। प्रोग्राम का इंट्रोडक्टरी पार्ट आपने सुना, सबसे पहले इस अपील के हवाले से बात कर लेते हैं जो आज बयान सामने आया है, क्या कहती हैं इस हवाले से? देखिए, ये बड़े जो बयान है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो रिमार्क्स आए हैं तो वो जाहिर है कि जैसा कि आपने कहा कि बाकी लोगों के लिए परेशानी का बाइस है, और बिल्कुल है। और दूसरी बात यह है कि जब चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स आ रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट ने फैसला सही नहीं दिया है बादिउल नज़र में, और मामला जो है वो कल तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर है कि वहाँ से फैसला वो देखना चाहेंगे, कमेंट्स देखना चाहेंगे और उसके बाद वो करेंगे, तो बादिउल नज़र में तो ये नज़र आ रहा है कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक दफ़ा फिर खान साहब को रिलीफ मिल सकता है। तो ये तो इस तरह के इन सब चीज़ों में, जैसे मैंने शुरू में कहा, आप भी सहाफ़त में काफ़ी अरसे से हैं, हमें भी तकरीबन 15 साल का तो अरसा हो चुका है, लेकिन क्या ये चीज़ें महसूस नहीं होती कि सबसे ज़्यादा कानूनी तौर पर जिसको घसीटा गया इन मामलात में वो PMLN थी? चलें ठीक है, हम भी मानते हैं उनको बहुत सारी चीज़ें हैं, काम में पानामा से शुरू हुई हैं, काम में भी ख़त्म हुई, या ये कह देना नवाज शरीफ साहब को कि जनाब आपकी अब चीज़ ख़त्म हो गई है, या फिर आप माजी में देख लें फैज़ाबाद धरना या उनके खिलाफ जो भी केसेस हुए। क्या हम माजी से सबक नहीं सीखते? अगर उनकी गवर्नमेंट थी, अगर उनको पावर मिल गया था, तो उस वक्त जब ये कानूनी तौर पे चीज़ों को सही होना चाहिए था उस वक्त तो वो लोग सही नहीं करते, फिर जब दूसरों का वक्त आता है तो उस वक्त रोना धोना करते हैं कि जनाब उसके साथ क्यों अच्छा हो गया। तो आपके साथ कौन सा अच्छा हुआ था? नहीं, देखें, बात यही है कि हमारी बदकिस्मती है, हमारे जो ये सियासी जितनी भी लीडरशिप है, एक बदकिस्मती है कि ये कभी भी किसी इलेक्शन रिफॉर्म्स आप देख लें, कोई जो है और
रिफॉर्म्स आप देख लें, उसकी तरफ ये गए ही नहीं है ना, जो कि इनका आपस में, अब ये जो पीडीएम की हुकूमत बनी थी, ये भी जो इमरान खान साहब का जो मंसूबा था, एक लॉन्ग लास्टिंग मंसूबा था जो उनका, उसके खौफ में बनी थी, क्योंकि उसके बाद तो ऑब्वियसली इन पर और ज़्यादा केसेस होने थे और ज़्यादा चीज़ें आनी थी। और 16 महीने में क्या किया इन्होंने भी तो आप देखें ना, अपने केसेस ही माफ़ करवाए हैं, अपनी चीज़ें ही जो है रिलीफ हासिल किया है। तो हमारी सियासी लीडरशिप का मसला सारा यही है कि वो सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की जानिब देख रही होती है। उनका सिर्फ ये होता है कि कौन ज़्यादा अच्छा बच्चा है और कौन जो है वो नाफरमान बच्चा है। ये जो है ना इन लोगों का गुड कॉप और बैड कॉप वाली पॉलिसी खेलने का, और किसी तरह ये संजीदा नहीं होते हैं, और जब मामलात इनके हाथ से निकल जाते हैं तो फिर इन्हें ख्याल आता है कि हम क्या करें। अब ये जो आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बात की है, तो क्या ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो कि आज तहरीक इंसाफ के गले की जंजीर बना हुआ है, तो क्या ये कल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो क्या पीपल्स पार्टी के लिए, क्या PMLN के लिए और बाकी जमातों के लिए क्या मसाइल नहीं खड़े करेगा? आपने देखा ही है कितना सीरियस उसकी शिकें हैं। तो प्रॉब्लम हमारा जो हमारी सियासी जमातों का है वो यही है। अब आप देखें खान साहब को, इमरान खान साहब ने PMLN की हुकूमत गिराने के लिए दामे दर में सुख ने सब कुछ किया, उनको एक पेज भी मिल गया, उनके लिए इलेक्शन पूरा मैनेज किया गया, सब कुछ हुआ, उसके बाद भी वो डिलीवर नहीं कर सके। और बदकिस्मती, अगर हमारी ये मैं कहूँ कि 2-3 साल तक तो अच्छा रहता है, हमारे PM और हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके दरमियान ताल्लुकात कुछ बेहतर रहते हैं, लेकिन पता नहीं क्या तीसरे साल में कोई आसेब का साया है, ये क्या है, या हमारी सियासी लीडरशिप का कोई विजन कुछ हो जाता है कि वो बिल्कुल चेंज होने लग जाता है। जो जिस वक्त उन्हें वो जो 2 साल होते हैं जिसमें उन्हें अवाम के लिए रिलीफ करना चाहिए, जिसकी तरफ उन्हें देखना चाहिए, बजाय उसके वो जो है मुख्तलिफ मामलात में उलझना शुरू हो जाते हैं। जो वही सिमिलर स्टोरी हमारे यहाँ चल रही है बदकिस्मती से। और इस दफा ये है कि थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आ गया है। कहानी में ट्विस्ट तो अपनी जगह है, वो मैं मानती हूँ कि लोगों के जो मसाइल है वो हल नहीं हो रहे हैं। आप पेट्रोल के दाम देख लें, या अभी बिजली के बिलों से जो शेखें निकली, और अभी मुझे कोई बता रहा था कि ये तो आखिरी, ये भी अभी भी रिलीफ वाला मिला है, अगले महीने इससे ज्यादा आपका बिजली का बिल आएगा। फिर आपके डॉलर के रेट जो है, करंट डेफिसिट है, ये तमाम अपनी जगह चीजें चल रही हैं। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को मोरद इल्जाम तो हम ठहराते हैं, और पाकिस्तान की हिस्ट्री से आप इस चीज को माइनस भी नहीं कर सकते, लेकिन खुद सियासतदानों का कितना कसूर है। भुट्टो साहब की फांसी को जुडिशियल मर्डर कहा गया, उसके बाद आप अदलिया को बाइस्ड कहते हैं, तो उस वक्त क्यों नहीं फैसले करते आप? सोमोटो पे उस वक्त बात नहीं करते, जब उस वक्त तो आपको तमाम लोगों से जो है ताल्लुकात बेहतर बनाने में आप लगे हुए होते हैं कि आपकी गवर्नमेंट को कुछ ना कहा जाए। तो वो यही मसला है ना कि आप ये देखें कि खान साहब ने, जस्टिस जो अब हमारे चीफ जस्टिस होंगे काजी फाइजी साहब, उनको सब ने मना किया, लेकिन उन्होंने उनके खिलाफ रेफरेंस भेजा। ठीक है, वो उनके साथ एक जो है वो जंग में उलझे। ठीक है, वहां अब आप ये देखेंगे, और इन लोगों की वजह से ये बदकिस्मती है, इसमें तो एस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं है ना। जो सुप्रीम कोर्ट की एक वाज़े तकसीम नजर आती है, और ये वाज़े तकसीम हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की वजह से नजर आती है, क्योंकि उनके दरमियान किसी भी सूरत एक पेज पे बैठ के आपस में बात करने जैसा कोई चीज नहीं है। तो वो आपको जो है वो डिवाइड नजर आता है। और मुझे नहीं लगता कि खान साहब को, तोशा खाना तो खैर बहुत स्ट्रॉन्ग केस है उनके ऊपर, और मुझे लगता है कि कोई यूनानिमस फैसला जो है खान साहब के हक में आएगा भी नहीं, क्योंकि देखें जब तक कोर्ट एंड प्रोसीजर बिल जो है वो जब तक उसका फैसला नहीं आता, जस्टिस काजी फाइजीसा ने माजरत की हुई है कि वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे, आपका कोई फुल बेंच नहीं बन पाएगा, आपका जो लार्जर बेंच बनता है वो टूट जाता है, 3 जस्टिस एक तरफ हो जाते हैं, उसके बाद जो बाकी जो बचते हैं 11 जजेस होते हैं ना, तो ये बाकी जो बचते हैं उनका एक अलग जो है वो है। तो एक अजीब सी इनकी जो पॉलिटिकल विजन है, जो कि कहीं पे भी सब डिल्यूजन का शिकार है। मतलब आप मुझे बताएं कि आज अगर इलेक्शन होता है तो आप एक जर्नलिस्ट के तौर पे, या मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पे, या पाकिस्तान के शहरी के तौर पर मैं किसको जाके वोट दूंगी? क्योंकि ये तो सब
सब एक जैसे ही हैं, कोई भी हमारे मसाइल की तरफ तो नहीं देख रहा है। तो ये जो सारे इश्यूज आ रहे हैं ना इन लोगों के, कि जो आपस में इनकी कम्युनिकेशन नहीं है, जो मसाइल नहीं है, जाते जाते जो असेंबली से धड़ाधड़ बिल पास हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो धड़ाधड़ बिल पास किए 16 महीने की सारी कसर निकाल, मजाक हो रहा था, रबर स्टैंप हुई हुई थी। और पाकिस्तान में इस वक्त आप मुझे बता दें कि आप पाकिस्तान में इस वक्त आइन है, कहीं पर भी आइन है। जब पंजाब में और केपी में इलेक्शंस नहीं हुए तो आपको या मुझे तो लग भी रहा है कि इलेक्शन तो बहुत मुश्किल है। ये मैं आपसे अभी थोड़ी देर में पूछूंगी कि मई में तक भी वो इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि वो डेट नहीं देख सकता। ये बड़ी अजीब सी बात है। 90 प्लस तो हो गया, लेकिन 90 प्लस के बाद भी आप इतनी स्ट्रांग जो काबीना लेके आए, आप स्ट्रांग ही कह सकते हैं जिस तरह का आप कैंडिडेट सामने लेके आए हैं, वो यानी कि आप लंबा चलाना चाह रहे हैं, उसको किसका फैसला है? बहरहाल असद महमूद साहब मेरे साथ मौजूद है, सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। असद महमूद साहब, सबसे पहले तो ये आज का जो एक कमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इमरान खान साहब के लिए, चेयरमैन पीटीआई के लिए, किस तरह से इसको देखते हैं? हिला के रख दिया है इसने तमाम पार्टी के लोगों को, और खास तौर पे आज हमें नवाज शरीफ साहब में भी एक हलचल नजर आई है। वैसे तो बड़े खामोश से रहते हैं, उन्होंने भी बयान दाग दिया, लेकिन आगे तो चेयरमैन पीटीआई के लिए बड़े मसाइल हैं। इस केस से निकलेंगे तो साइफर वाला मसला सामने खड़ा हुआ है, ऑफिशियल सीक्रेट के हवाले से भी जिस तरह से पकड़ धकड़ हो रही है वो उसके जमरे में भी आते हैं, और बहुत सारे केसेस हैं। क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ऐसा ही है। और नवाज शरीफ के बारे में तो मेरा ख्याल है ही इज अ कन्विक्टेड क्रिमिनल, क्या उसके बारे में कोई बात करेगा? ठीक है, उसके भाई की हुकूमत थी 16 साल, उसके भाई ने, उसकी पार्टी ने, पीडीएम के बाकी लोगों के साथ पूरे मुल्क को लूट के ये लोग खा गए, पूरे मुल्क को कंगाल करके अच्छा असद महमूद साहब, मैं कभी आपको ना बीच में इंटरप्ट नहीं करती, लेकिन ठीक है, हम आप उनको नवाज शरीफ साहब को क्रिमिनल कह रहे हैं, लेकिन वो भी आप समझते हैं कि वो फैसला भी ठीक था कि ठीक है जनाब, आप किसी को एकामे की वजह से सजा दी, और बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बिल्कुल इसको इस तरीके से लेना चाहिए कि असेंबली के फ्लोर पे व्हेन ही वाज द प्रीमियर तो ही सेड कि जी मुझे इन फ्लैट्स का कुछ नहीं पता, और ये है मेरे आमदनी के जरा, इसके अंदर ये चीज नहीं आती। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इसी तरह की जाके कस्में खाई, और उन्हीं फ्लैट्स के अंदर ही इज लिविंग फॉर द पास्ट मोर देन 4 ईयर्स। आप इसको किस जुमरे में देंगे? फिर देखें ना, एक जनरली एक बात होती है कि किसी भी मुल्क के रूलर्स होते हैं, या ओके जी लीडर्स की चलो हम बात करते हैं, वो ऐसा नहीं होता कि उनकी औलादें जो हैं वो बाहर की नेशनल्स हों, ये बाहर जाके अपनी प्रॉपर्टीज इन्वेस्ट करें, बाहर जाके ये प्रॉपर्टीज खरीदें, जब ये बीमार हों, कोई तकलीफ हो, पाकिस्तान छोड़ के ये बाहर चले जाएं, और जब हालात मुवाफिक हों, बेहतर हों, तो ये वापस आके पाकिस्तान के अंदर एज रूलर्स आ जाए। तो डू यू रियली टेक दीज पीपल कि नहीं यार ये वाकई बड़े सिंसियर है आप और हमारे से? मतलब अब मेरा ख्याल है कि वो एक डिसेंसी होती थी ना, वी हैव क्रॉस ऑल दोज लिमिट्स, और इन्होंने जिस तरीके से हमारे मुल्क को रूल किया, पीपल्स पार्टी इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल। मैं आपको बताऊं, अभी ये मेरा ख्याल है आपको जो रिस्पेक्टेड गेस्ट है उन्होंने बड़ी ठीक बात कही है कि दिस मतलब शेमलेस असेंबली इन्होंने कन्वर्ट कर दी पीडीएम के लोगों ने, और 11 लोग हैं, 19 लोग हैं, 26 लोग हैं, और ये बिल पे बिल पास करते जा रहे हैं। व्हाट अ शेमलेसनेस you have seen in this national assembly. You call this to be कौमी असेंबली है? ये तो मुजरमों की असेंबली थी ना। नेशनल असेंबली तो इस तरीके से बिहेव नहीं करते, और वो तमाम लोग जो कि वोट लेके फिर एमएनए बनते हैं, वो कंसीडर तो करते हैं ये किस टाइप के बिल ये पेश कर रहे हैं, कैसी चीजें ये इजलास से सामने लेकर आ रहे हैं। इन्होंने जितने भी बिल्स पास किए, आप डॉक्टर मुझे बताइए कोई एक बिल ऐसा था जो सिर्फ अवाम को एक लिहाज से फेवर करता हो? देखे ना, हमें सवाल तो करना बनता है कि 16 महीने इन्होंने रूल किया और रियून कर दिया इन्होंने पाकिस्तान को। बिजली उन्होंने उठाई 16-18 रुपए यूनिट से, और 55-60 रुपए यूनिट ये बिजली का बिल देखें, और उसके अंदर टैक्सेस की भरमार देखें। देयर इज नोबडी इन दी कंट्री टू क्वेश्चन देम कि ये हो क्या रहा है, ये वापदा क्या कर रहा है एक लिहाज से। मतलब आप यकीन माने, आप इस्लामाबाद पिंडी के अंदर जिसको कहते हैं तूफान मचा हुआ है, हर घर के अंदर ये बेचो वो बेचो, क्यों बेचो? कि बिजली के बिल भरने हैं। शेम ऑन दीज पीपल हु आर रूलिंग दिस कंट्री, और ये सब कुछ इस मुल्क के अंदर हो रहा है। एंड वी से कि नहीं ये बड़ा अच्छी बात है, आज पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के ऊपर थू कर रहे हैं। कोई है कोई पाकिस्तान की वैल्यू? अच्छा चलें ठीक है, मैं इस पे भी बात करती हूँ, लेकिन इस वक्त जो इम्पोर्टेंट जिस इदारे से आपका भी ताल्लुक रहा, बिल्कुल आप उसको बेहतर तरीके से मुझे जवाब दे सकते हैं। मुझे ये बताइए कि क्या इस वक्त जो कुछ हो रहा है, अवाम क्यों हमारी अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जो है एक हम
देख रहे थे, इतना बड़ा कल एक वाकया हुआ बडग्राम का और उसमें अफवाज पाकिस्तान ने बढ़ चढ़ के काम किया, उसके बावजूद उसको भी एक निशाना बनाया जा रहा है। ये तमाम सिनेरियो पे क्यों इतनी ज्यादा तनकीद हो रही है? आपको एक खतरा नहीं लगता ये लोगों की जो जहन साजी हो रही है ये ठीक है या नहीं है? नहीं, और अगर ठीक है तो फिर इसको जस्टिफाई, गलत है तो जस्टिफाई कैसे होगा, और ठीक है तो क्यों ठीक है? मैं ये आपसे कहूँ कि मेरे ख्याल है कोई बेबी पिछले कोई 50-60 सालों से अगर आप इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, और वो जो कुछ अचीव करना चाहते थे कि यानी आप पाकिस्तानी अवाम और अपनी फौज के अंदर जो वो खलीज को लेकर आना चाहते थे, अब उससे कि वो उसके अंदर आप फील करते हैं कि कामयाब हो गए। अब देखने के बाद ये है इन सारी चीजों को किसने बढ़ावा एक लिहाज से दिया। ठीक है जी, आप कह सकते हैं कि चलो मेरी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अगर चलो किसी तरह की कोई अगर फर्ज और गलती भी होती है, इज दिस द वे कि मतलब आप अपना एक नैरेटिव बिल्ड किसके ऊपर करते हैं? यानी आप सियासी लड़ाई, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पीटीआई की, आप सियासी लड़ाई नहीं लड़ रहे, आप पीडीएम के खिलाफ नहीं जा रहे, जो कुछ मुल्क में हो रहा है उस तरफ नहीं जा रहे। आपने सिर्फ एक ही काम किया कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, बिल्कुल आपने ठीक बात की कि उनको इस तरीके से उनकी ब्रेन वॉशिंग कर दें कि उनको एक साइड से फौज के खिलाफ लाके खड़ा कर दें। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि बिल्कुल आपने बडग्राम की एक लिहाज से बात की, भाई व्हाट इज रॉन्ग? आप क्या कहते हैं? आपके सोल्जर्स खड़े हैं, एसएसबी के जीओसी वहां पर मौजूद हैं, अपनी तमाम ओके जो उनको मैं समझता हूं कि जो फैसिलिटीज या जो जितना भी आप कह सकते हैं कि हेलीकॉप्टर्स या जो रिसोर्सेज कौम ने दिए वो सारी की सारी वहां पर एक लिहाज से मौजूद है। सर मैं यहाँ पे एक बात को ऐड करना चाहूंगी, मैं ये भी गुजारिश करूंगी अभी वक्फे पे ना जाएं, लेकिन ये बात मैं ऑन स्क्रीन करना चाहती हूँ। मैं खुद एविएशन देख के आई हूँ फौज के इदारे में, खुद उनका वो हमला देख के आई हूँ, खुद वो इक्विपमेंट्स देख के आई हूँ जो हम बाहर ममालिक से मंगवाते हैं, जो हमारी जरूरत है। लोग जो सवाल उठाते हैं एविएशन किया है, आप बेहतर जवाब दे सकते हैं, और वो लोग जो अफवाज पाकिस्तान का कल के मामले में मिजाह उड़ा रहे हैं उनको मैं दिल से मेरे दिल से बात निकली है कि खुदारा कुछ तो ख्याल कर लें। वो फौज जो रोजाना, आपको तो पता भी नहीं है लोगों को कि जब आपके घर से जवान बच्चे की जब लाश उठती है ना तो क्या होता है। रोज आपका फौज का जवान कहीं बॉर्डर पे कहीं दहशतगर्दी का निशाना बनता है। कल 6 फौज के नौजवान जो है वो दहशतगर्दी का निशाना बने, वो भी किसी के बेटे हैं, वो भी किसी माँ के लगते जिगर थे और उनके भी बच्चे थे। उनके घरों में क्या हुआ होगा? आप एक छोटी सी बात पे तमाशा बना के कहते हैं कि पूरी फौज ने क्या कर दिया। आप जाके तो देखेंगे उनकी तरबियत कैसी होती है। आप ये देखेंगे, आप बात करते हैं कि रिसोर्सेज यूज हुई हैं, तो आप एविएशन में जाके देखें कि उनके पास अभी भी वो रिसोर्सेज नहीं है, वो भी महदूद रिसोर्सेज में रह के काम उस वक्त भी कर रहे हैं। जब मेरे पास कोई मैसेज आता है और जब ये फौज के ऊपर बात उठती है, खासतौर पे कल के मामले में, तो बड़ा दिल दुखा। और इस पे आप भी बात करेंगे सर कि किस तरह से ये चीजें होती हैं, आप इसको थोड़ा सा डिफाइन कीजिएगा। मैं आपसे इस तरीके से बात करूंगा, ये कौम के बच्चे थे, देयर वाज अ प्रॉब्लम, ठीक है, ओके, ये सारी चीजें आउट हुई, वहां पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इंटरवीन किया, वहां पर पुलिस एक लिहाज से आई और उसके बाद उन्होंने फील किया कि नहीं आर्मी को आना चाहिए। एंड इन नो टाइम द मिलिट्री वाज देयर, एसएसजी आपकी मौजूद थी, एविएशन आपकी मौजूद थी, और बिल्कुल आपने ठीक कहा, विद सो मच ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज किसकी दी हुई है? इस मुल्क की दी हुई है, इस लोगों की दी हुई है। तो अगर कोई ऐसी बात होती है तो इन रिसोर्सेज के साथ हमारे ऑफिसर्स, हमारे जनरल ऑफिसर्स और हमारे जवान जो हैं वो अपने लोगों के साथ खड़े होते हैं ना। अच्छा, अब सर्टनली इसमें कोई शक नहीं, ऑपरेशन वाज एक्सट्रीमली क्रिटिकल। तो अगर इस ऑपरेशन के अंदर आर्मी आपकी मौजूद है, एसएसजी मौजूद है, आपकी एविएशन मौजूद है, और उसके साथ अगर हमारे सिविलियन बहन भाई मौजूद हैं, तो इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड कि हम सिर्फ एक पर्पस के लिए काम कर रहे हैं कि जिसके अंदर उन बच्चों की जान बचाना। अल्हम्दुलिल्लाह दे आर क्लियर नाउ। तो व्हाट वी से, इसके बाद जो तूफान बदतमीजी आपने सोशल मीडिया पे देखा, एक और मैं आपसे अर्ज करूंगा, क्योंकि वो जहन साजी से मैं जोड़ूंगा जो आपने सवाल किया था, उस जहन साजी ने हमें बेइंतहा नेगेटिविटी पे एक लिहाज से लेके चले गए। और बिल्कुल मैं आप सिर्फ इतना देखें, वो जो कल हमारे सोल्जर जेसीओ जो शहीद हुए हैं, वो 10 लोग जिस तरीके से उन्होंने किस पे उनका खून कोई रगा तो नहीं जा सकता ना। So that means कि there is something seriously wrong going on in our country. जी सर, मैं इस पे मजीद बात करती हूँ। अनफॉर्चुनेटली एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद मजीद फौरन बात करते हैं इस पे।